अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब को आजकल आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका कहना ये है कि आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी सज़ा याफ्ता नवाज़ शरीफ या ज़रदारी साहब ये फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। और नून लीग ऐसा लगता है अब बज़ाहिर कि उनको जवाब कुछ इस तरीके से दे रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात के सिलसिले में उसमें शिरकत के लिए लंदन में हैं, गुज़श्ता रोज़ उनकी अपने बड़े भाई और पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बयान दे दिया, गालिबन मुलाकात से थोड़ा पहले उसने PTI के मुख्तलिफ हलकों में बहुत तहलका मचा दिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब का ये कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उनका आइनी इख्तियार है आर्मी चीफ़ की तैनाती का, उसका फ़ैसला वो करेंगे, लेकिन उस पर वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुशावरत ज़रूर करेंगे। और आज मरीम नवाज साहिबा ने भी ये कहा है कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन अपनी आंखों से उसी नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब कर देते हुए देख रहे हैं। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे और आज इमरान खान साहब ने ये बड़ी नोट करने वाली बात है, वो चकवाल में जलसा कर रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं DG ISPR से सवाल पूछता हूँ कि आपने कम अज़ कम समझ तो जाना था कि मैं क्या कह रहा हूँ। कौम इन चोरों को कभी आर्मी चीफ सिलेक्ट नहीं करने देगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन में बैठकर ये तय कर रहे हैं कि मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा। इससे ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए तौहीन और क्या हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या नून लीग आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से क्या वही कर रही है जिसका इमरान खान साहब को डर था। और दूसरा ये कि खान साहब के एतराज़ात की वैसे आइनी अहमियत तो कोई नहीं है, लेकिन मॉरली क्या अखलाकी तौर पे उनकी इन बातों की कोई अहमियत है। इसको एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PMLN के कायद नवाज शरीफ की जो अहम मुलाकात थी उसमें एक बात ये भी अहम रही कि इमरान खान साहब ने जो फौरी इलेक्शन बसूरत दीगर एहतजाज की कॉल दी थी, उसके हवाले से ये कहा गया है लंदन की मुलाकात में कि हुकूमत किसी के दबाव में नहीं आएगी और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पर महंगाई को काबू करने और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब पर जोर दिया है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकती है, क्योंकि आज डॉलर मजीद ₹1.07 महंगा हुआ है और इस वक्त तनकीद की जा रही है शहबाज शरीफ की टीम की मुआशी पॉलिसी के हवाले से। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो कल इजलास हुआ उसके हवाले से बहुत सारी बातें ज़ेर बहस हैं, जिनमें एक ये है अंदरूनी कहानी के मुताबिक इस मुलाकात की कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी अरकान को तंबीह की कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं, मुझे बाईपास करने की कोशिश न की जाए। और साथ ही बहुत दिलचस्प तौर पे, क्योंकि आजकल हम शीरी मज़ारी साहिबा का सोशल मीडिया पॉलिसी उनकी अपनी तो देख रहे हैं, तो खान साहब ने कहा कि जो सोशल मीडिया पे हमारे अरकान लिखें वो पॉलिसी के तौर पे शीरी मज़ारी साहिबा को फॉलो करें। सवाल ये है कि क्या इमरान खान और इदारों में डेडलॉक मजीद सख्त हो गया है जो इमरान खान साहब को यहाँ तक कहने की नौबत पेश आ गई। दीगर इशूज़ भी हैं, उनको भी ज़ेर बहस लेके आएंगे। इन मामलात पे बातचीत करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली बासी साहब को, हमारे साथ रहनुमा JUI और आप माहिर कानून भी हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल कियानी साहब भी, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इकॉनमी और तवानाई। आगाज़ कर लेते हैं सेनेटर कामरान साहब से। बहुत शुक्रिया तो कामरान साहब आपके वक्त के लिए। मैं पहले आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कल मौलाना साहब ने एक बयान दिया जिसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपका इस्तकबाल करेंगे। PTI को वो कह रहे थे आप एहतजाज लेकर आएँ इस्लामाबाद, आपका इस्तकबाल हकीम सनाउल्लाह साहब करेंगे। इससे क्या मुराद ली जाए मौलाना साहब के इस बयान से कि हर कीमत पर रोका जाएगा? फिर ये क्या दुरुस्त होगा जो अवाम का राइट टू प्रोटेस्ट होता है? ये मौलाना साहब की इस बात से हम क्या माने लें? नहीं, इसको लाइट पे लें। वो रोज कहते हैं ना शेर आया, वो शेर तो आ ही नहीं रहा ना। वो अगर ये शेर है तो वो तशरीफ लाए। ये हम तो मई से सुन रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि नहा रहे हैं अब तो शायद। तो इसमें जो है ना उसको लाइटर साइड पे ले लीजिए। एहतजाज अगर इसको लीगली अगर कोई बात है तो एहतजाज अगर करना है तो एहतजाज करें। हम खुद भी करते रहे मगर ये कर नहीं सकते। अगर कर सकते होते तो अभी तक कर चुके होते। ये एट द सेम टाइम जो है ना ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को कभी डराते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, कभी जो है गवर्नमेंट को डराने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट तो नहीं डर रही। एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, तो वो कोई अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं कि वो डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं की बातें हैं। बहरहाल ये था कि उसमें दरमियान में खबरें आने शुरू हो गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट से शायद इसी तरह की जो ना गीदड़ बप्तियों की वजह से
बातचीत शुरू हो गई थी। अब तो इन्होंने दूसरों पे इल्ज़ाम लगाया ना कि कोई उनको बाईपास कर रहा है। मगर इत्तलात ये हैं कि ये खुद भी शायद मिले हैं और इसके लिए प्रेसिडेंसी भी यूज़ हुई है। अब वो पता नहीं वल्लाह आलम बिस्सवाब की वो हमारी इत्तलात दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त, मगर ये खुद जो है ना एक तरफ जो है ना वो इन्होंने ये नैरेटिव लिया हुआ था उनको डराने के दिखाने का, और दूसरी तरफ वो एलवी साहब इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए। उसके साथ-साथ जो है वो इमरान खान साहब खुद जो है ना, और वेन्यू जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये वेन्यू जो है ऐसे ही है, यही है। तो फिर इस वेन्यू पे तो कोई और नहीं जा सकता था, कोई सदाकत साहब तो सहाफ़ियों की हद तक तो सेनेटर साहब ये बात हो रही थी। अब आप बड़े बावसूख शख्सियत हैं और हुकूमती हलकों में से हैं, तो आप भी ये बात करें तो मुझे ये बात सदाकत अवाई साहब के पास लेके जानी पड़ेगी। बिलाल कियानी साहब को भी प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ बाकायदा तौर पर। अब्बासी साहब, क्या होगा? लंदन से तो खबर ये आई है कि कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा, जो पहले से हुकूमत कहती आ रही थी। लग ये रहा है कि इनको आपकी एहतजाज की कॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और सेनेटर साहब तो हमें ये भी बता रहे हैं कि खान साहब ने खुद जो मुलाकातें की थी उनका भी कोई फ़ायदा उनको नहीं हुआ, और हम देख रहे हैं कि बड़ा सख्त रवैया अपना रहे हैं अब खान साहब। मजीद अब्बासी साहब, अब साहब मैं आपका सवाल मिस कर रही हूँ, अगर रिपीट कर दे प्लीज़। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब लंदन से तो ये खबर आ गई है कल वाज़े तौर पे कि किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं होगा, जो वक्त है इलेक्शन का तभी होगा। तो आपकी एहतजाज की कॉल को तो सीरियस ही नहीं लिया गवर्नमेंट ने। जी अब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। ये तो उनसे पूछें कि उनको सीरियस ले रहे कि नहीं ले रहे। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है अवामी रास्ता, और जमहूरियत में अवामी रास्ता ही और अवामी विल ही और अवामी राय ही सब कुछ डिटर्मिन करती है। तो ये जितनी मर्जी मेरे भाई कामरान साहब हमें डरा लें, धमका लें, एक वक्त था जब 25 मई को हमारे खिलाफ इन्होंने, इनके पास गवर्नमेंट थी पंजाब की, पूरी पंजाब की गवर्नमेंट की पूरी इंतज़ामी मशीनरी को और मरकज़ की गवर्नमेंट की पूरी इंतज़ामी मशीनरी को भी इस्तेमाल करके तो ये उसको रोक नहीं सके थे। गो कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हदें इन्होंने पार की जो हमारी रवायात थी सियासी। लेकिन अब तो खैर इनको पता है कि उधर से केपी है, इधर से पंजाब है, उधर से कश्मीर है, और अंदर से ये 12-15 किलोमीटर के इलाके में बैठे हुए हैं, और वो भी कोई एक भी इनका आदमी पब्लिक में आने के काबिल नहीं है जो गवर्नमेंट है। और साख ये थी कि शायद ये हमारे दौर में महंगाई थी, हमारे दौर में डॉलर महंगा हो रहा था, तो ये तो कह के लोगों से ये आए थे कि हम आएंगे तो एकदम से डॉलर 120 रुपये का हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो ये मेरे भाई बताएं कि आप जो आए हैं और आपने 5.5 महीनों में 1100 अरब के केसेस माफ़ करवाए नैब के, आपने लोगों को रिलीफ दिया। आपने पाकिस्तान के लिए कोई एक बेहतरी बताएं या अवाम के लिए कोई एक बात बता दें कि 5.5 सालों में आपने बिजली महंगी की, गैस महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, महंगाई के रिकॉर्ड तोड़े, बेरोजगारी की, ग्रोथ खराब की, टैक्सेस खराब कम हुए, आपका एक्सपोर्ट गिर गया। मेरा सवाल आपका टेस्ट के हवाले से था, क्योंकि कुछ आप खुद भी हवाला दे रहे हैं जो केसेस आप लोगों के ऊपर बनाए गए थे। अब तकरीबन आज पंजाब के वजीर दाखिला का बयान है कि तमाम केसेस जो है वो खारिज कर दिए गए हैं जो इन लोगों ने आप लोगों के ऊपर बनाए थे। तो उस वक्त रोक लिया था, हर सूरत रोका था राना सनाउल्लाह साहब ने इस्लामाबाद आने से। तो अब आप लोग क्या करेंगे? मजीद पोस्टपोन तो नहीं करना पड़ जाएगा? मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी, इसका जवाब दीजिएगा। बिलाल कियानी साहब की तरफ मेरी बात सुन लें, जाते सुन लें। हम वैसे फैजाबाद जो है वहां से इस्लामाबाद शुरू होता है, और फैजाबाद तो वैसे ही पिंडी में और पंजाब में ये बेचारे क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हम सिर्फ पाकिस्तान का फिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है कि खुदा न खास्ता हम किसी बड़े उसकी तरफ, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर ये इस तरह की गवर्नमेंट रहती है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को हफ्तों में हमें खतरा है कि कुछ दिवालियापन आ जाए। अदरवाइज इनकी क्या हैसियत है बेचारों की। चलें, आपने बहरहाल खैर चले, आप समझते हैं कियानी साहब, अब एक बात यही है जिसका इमरान खान साहब खदशा जाहिर कर रहे हैं, और आप लोगों ने किया भी वही कि शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पे, खुर्रम दस्तगीर साहब बताते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करेंगे आर्मी चीफ की। आईनी तौर पे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन आपकी बैठी हुई है उनको जिस चीज़ से इशू है, लगता है कि उन्हीं दुखती रगों को आप लोग छेड़ रहे हैं, जिसमें मरियम नवाज आज ये कहती है कि नवाज शरीफ मुखालिफिन जो उनके हैं वो नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब देते हुए, तो मजीद जिच क्यों किया जा रहा है लोगों को जिस सिलसिले में वो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबसा साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी वंस अगेन। देखिए, बात यह है कि हमारी क़यादत और हमारी जमात जब इन चीज़ों का सोचती है ना जी, तो वो आवाम की और कौमी तरजीहात को सामने रख के ये फ़ैसले करती है।
हमारा एक लीडरशिप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मुशावरत होती है। ये चीज़ नहीं देख के फैसले करते कि इमरान खान साहब को किस चीज़ से क्या असर पड़ेगा, या ये जिच होंगे या वो होंगे, ये हमारे लिए बुनियादी फैक्टर नहीं है। इमरान खान साहब उन्होंने ISPR से भी ये सवाल पूछ लिया, उन्होंने कहा है कि आप अवाम को क्या जवाब देंगे। वो देखिए इमरान खान साहब की जो एक तरीक़ाकार और रवैया रहा है, वो तो बेचारे अब जो इनका इनकलाब है ना जी, वो उसकी एक्सपायरी हो गई है 2-2.5 महीने के अंदर ही, और अब ये बैसाखियों की फिर से तलाश में। तो चलें, वो तो जो बातें करते रहें, आज शाम कुछ और, कल सुबह कुछ और, परसों शाम फिर कुछ और। तो उनकी तो आप कंसिस्टेंसी एक हफ्ते के अंदर ही 3 दफ़ा बदलती है। तो इसलिए मैं वापस उस बात पे आऊँगा जो आप कर रही थी। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब अगर आप देखें तो पिछले दहाइयों में काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, काफ़ी कुबूतों ने कि नवाज शरीफ, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है नवाज शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट्स का। अलाउ मी। देखिए, नवाज शरीफ साहब को सियासत से ख़त्म करने की काफ़ी कोशिशें रही हैं, ये पहली कोशिश नहीं थी। और मगर उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब हैज़ रिमेन्ड पाकिस्तान की सियासत का महवर रहे हैं वो अभी भी। और अगर आप इमरान खान की भी सियासत देखें ना जी, तो पिछले 8-10 सालों में अगर आप इमरान खान की सियासत में से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लिए नफरत निकालते तो बचता कुछ नहीं है। उनका आज भी तकरीर 4-4.5 साल वज़ीर आज़म होने के बाद भी उनकी तकरीर इसी बात पे शुरू होती है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वो अपनी, आपको लगता ही नहीं है कि ये शख्स इस कुर्सी पे बैठा भी है। चलें, मसनूई तौर पे बैठा दिया गया, चलें आर्टिफिशियली बैठ गया। हुकूमत भी 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरूर करती है खान साहब के खिलाफ। हम ये नया ट्रेंड देख रहे हैं। नहीं, देखिए, हम एक सियासी जमात हैं। हमारी पहली तरजीह होती है कि हम जो अवामी मसाइल हैं, जो सैलाब के मसाइल हैं, जो हमारे गवर्नेंस इशूज़ हैं, उसको भी एड्रेस करते हैं। और हाँ, साथ साथ हम सियासी जमात हैं तो हम सियासी इशूज़ को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और हमारी जो नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के कायद हैं, हमारी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो हमारी पार्टी के सदर हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, मगर हमारी पार्टी के और कोalition पार्टनर्स के मुतफ़िका कैंडिडेट वो जो फैसला वो करेंगे वो जरदारी साहब, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब से मुश्तरका मुशावरत से करेंगे या बतौर प्राइम मिनिस्टर अपना उनका? नहीं, देखिए, यकीनी मुशावरत होगी और इस चीज़ में कोई अभाम नहीं है। जो भी बड़े अवामी फैसले हुए हैं, यही चीज़ हुकूमत आने से पहले भी तय हुई थी कि सारे कोalition पार्टनर्स और उनकी लीडरशिप से मुशावरत से की जाएगी और किए गए हैं भी, और आगे भी इसी तरह होगा। इसमें कोई अभाम नहीं है और ये बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। सेनेटर कामरान साहब से एक ब्रेक के बाद पूछेंगे कि क्या मौलाना साहब की इस हवाले से कोई राय है, वो सामने हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें, एक तरफ इमरान खान साहब के मुतालबात हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन का 2 हफ्तों में ऐलान न किया गया तो एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। हुकूमत कहती है कि वो तैयार है इसके लिए। अब्बासी साहब, अब हम जो आप लोगों की कोर कमेटी की मीटिंग की खबरें सुन रहे हैं, ज़रा इस बारे में बताएगा, और मुझे यकीन है आप भी होंगे उस मीटिंग में। हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि इमरान खान साहब को ये तंबी करना पड़ी डांट के अपने रहनुमाओं को कि आप लोगों में से कोई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ना करे मुझे बाईपास करके। तो उसको क्या समझा जाए कि अब आप लोगों की जो बातचीत का कुछ बीच में खबरें आ रही थी वो सिलसिला बिल्कुल नाकाम हो गया, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं, और किन किन लोगों को कहा, कुछ आप हमें बता सकें इस मीटिंग के बारे में? इसको बिल्कुल छोटी सी पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझा जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने इख्तलाफ समझना है तो शहबाज शरीफ साहब टैक्स लगाते हैं, शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल महंगा करते हैं, और मरियम साहब टीवी पे आके कहती हैं कि मैं नहीं मानती। नवाज शरीफ साहब बतौर आई डोंट नो वो असल में करते हैं या ड्रामा करते हैं, वो उस मीटिंग से उठ के चले जाते हैं कि मेरे भाई तुमने अगर कीमतें बढ़ानी है तो मैं इन आँखों से देख नहीं सकता। और बहुत सारी बातें हैं, आपको पता है, एक तरफ मुखालफत का और एक तरफ मुफाहमत का बयानिया। PTI अंडर इमरान खान इज़ वन। हाँ, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोचें हैं। आजकल जो हमारा एक स्टैंड है उसकी बहुत सारी जहतें हैं, और सियासी कोर कमेटी की मीटिंग में हर बंदा अपनी बात करता है, और कभी लीडर की तरफ से कोई ऑर्डर भी आ जाता है। मेरा ख्याल है इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी समझें, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ें, एक टब्बर है, उसके 3 फर्द हैं, एक हुकूमत में है और दूसरा ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ऑपोजिशन लीडर है। रोज मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब इस मीटिंग के हवाले से तो लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि खान साहब ने तो, परवेज खटक साहब ने कहा मैं जो राब्ते कर रहा था आपके कहने पे कर रहा था, तो खान साहब ने बिल्कुल अपनी पॉलिसी चेंज की है, जिसके बारे में उन्होंने ये कह दिया कि अब सोशल मीडिया भी आप श्री मज़ारी साहिबा को फॉलो करें। और मज़ारी साहिबा को हमें पता है जब उनकी अरेस्ट हुई थी और बड़े अजीबो गरीब तरीके से हुई थी, उसके बाद से वो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो खान साहब की लगता है कि कोई मीटिंग्स अगर हुई हैं मुबैना तौर पे तो उसमें कोई बातचीत अब आगे नहीं बढ़ी है। देखिए, श्री मज़ारी साहिबा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब नाम ले के अदारों के बातें करते रहे, जिस तरह वो धमकाते रहे, जिस तरह मरियम साहिबा बातें करती रही जुडिशरी और उनके बारे में, कभी श्री मज़ारी साहिबा ने बात नहीं की। बाकी ये पार्टी का छोटा सा मामला है,
एक पार्टी ने एक बड़ी तहरीक में है, उस तहरीक की बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी जहतें हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसे करें, कुछ लोग कहते हैं ऐसे करें, और इस वक्त चूँकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का एक इशू भी है, उस पर पार्टी का एक मौक़िफ़ है और मुख्तलिफ लोग मौक़िफ़ रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई वहम भी आ जाए कि पीटीआई कुछ डिवाइड हो सकती है या उसमें कोई इख्तलाफ हो सकता है। बाकी जो मैंने सवाल किया है, 2 सवाल मेरे दोनों भाइयों से हैं। मैं कामरान साहब से पूछता हूँ, बड़े मुतमईन लग रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी हुकूमत के 5 सालों में 5 महीनों में कोई एक काम बता दें जो मुल्क के लिए आपने ठीक किया हो, या कोई एक काम बता दें जो आपने अपने लोगों को रिलीफ दिया हो। हाँ, आपने सारे करप्ट लोगों के केसेस खत्म कर दिए, आपने नैब खत्म कर दिया, आपने 11 का रिलीफ दे दिया, आपने दौरे शौरे किए, आपने 72 लोगों को वजीर लगा दिया, आपने सैलाब में कुछ नहीं किया। आपकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान की तरह 13 अरब रुपए इकट्ठा नहीं किया। लेकिन कोई एक बात तो बता दें जो आपने इस मुल्क के लिए ठीक की हो। साहब जाने दें मुझे फिर सेनेटर साहब की तरफ। कामरान साहब, आपकी जमात को इस बात का इदराक हो रहा है, क्योंकि हम जुबान ज़दी आम ये बात सुन रहे हैं कि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी तमाम जमातों को अवाम में जाने में बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, तो ये इदराक है कि नुकसान ज़्यादा हो गया हुकूमत में आने का, फ़ायदे से ज़्यादा, और काबीना भी बढ़ती जा रही है आए रोज़, अवाम के मसाइल कम नहीं हो रहे, काबीना में तादाद बढ़ती जा रही है वज़रा की। बिल्कुल अवाम के मसाइल बड़े हैं, कामरान साहब इस बात को, और अवाम के मसाइल बड़े भी हैं और इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है, और कोशिश भी कर रहे हैं कि इन मसाइल को किसी न किसी तरह से काबू पाया जाए। बात यह है कि उन्होंने जो पिछले 4 साल गुजारे, अब तो ये 5 महीने का मेरे भाई साहब मांग रहे हैं, मगर जो 4 साल गुजारे उसमें इतनी सख्त जना मुल्क की मैशत को गंदा करके गए हैं, और इस तरह से ट्रस्ट डेफिशिएंट हो गया है कि कोई मुल्क आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इदारा आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस वजह से जो है ये सारा गंद जो है वो हमारे गले पड़े, मगर ये गंद जो गले पड़ा है, अब जाहिर है पाकिस्तान के लिए इस गंद को हमने उतारना है। हमने अपनी सियासत का जो ना रिस्क लिया है इस सारे मामले के लिए, और इस सियासत का रिस्क जो है वो मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए लिया है, और हम यकीनन इस हवाले से कॉन्शियस है कि हमारी जो है मकबूलियत को। लेकिन कामरान साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुश्किल हालात जिस तरह के आप लोग बता के आए थे हुकूमत में, उसमें मुश्किल हालात के हवाले से इंतजाम होने चाहिए थे। कैबिनेट की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती क्यों जा रही है, इसका जवाब तो आप लोगों से आवाम मांगेंगे। जी बिल्कुल इसको नहीं बढ़ना चाहिए, प्रिंसिपली इसको नहीं बढ़ना चाहिए, और ये 70 की कैबिनेट जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना वो ये ज्यादती है। मैं खुद इसमें जो है ना इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। इस हालात में अगर हालात सख्त हैं तो वो सख्त हालात जो है वो हम सबको मिलजुल के गुजारने हैं, और एक तरह से गुजारने, उस लेवल पे गुजारने जिस लेवल पे आवाम गुजार रही है, उसमें आवाम जो है ना वो उसको बर्दाश्त कर लेती है। मगर इस तरह से कि अगर आप 70 की कैबिनेट बना लें तो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत मुश्किल काम होता है, इतनी पार्टीज की हुकूमत लेके चलना साथ, मगर स्टिल जो है ना वो लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको कुर्बानी देनी चाहिए, और कम से कम जो है ना वो इस तरह से मिनिस्ट्रियों में नहीं आना चाहिए, या अगर मिनिस्ट्रियों में आ भी गए हैं तो उनको कोई बेनिफिट जो है ना वो ज़ीरो बेनिफिट पे आना चाहिए, कोई एक तरह से भी बेनिफिट नहीं लेना चाहिए इसका। अगर उनकी बहुत ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसमें जो है ना वो हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, उसमें बिल्कुल गलत हो रहा है। ये 70 की कैबिनेट बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते। जो महंगाई बढ़ी जा कियानी साहब की तरफ ये बात डिसीजन जो है जी उसके ऊपर भी जी, मगर बातें सुनना कियानी साहब, ये 70 लोगों के ऊपर तो सेनेट का कामरान साहब आपकी हुकूमत में शामिल हैं, वो भी इसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं 70 लोगों के हवाले से कि कैबिनेट बढ़ती जा रही है, इत्तेहादी मजबूरियां एक तरफ होती हैं, लेकिन सैलाब और एक और सिचुएशन भी है। क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मना नहीं कर पाए हैं किसी को, जो भी मुतालबात पीपल्स पार्टी के हवाले से रहे, जो हमारे पास खबरें हैं। दूसरी बात यह कि इस वक्त डॉलर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, हालांकि मिफ्ता साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ पिक्चर पेश की थी कि IMF से बातचीत हो जाएगी, फिर कुछ और। क्या वजह है कि मिफ्ता साहब कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जी, आपके 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल जहाँ तक काबीना के मुतल्लिक़ है, देखिए बात यह है कि ये एक तो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, और ये जो हुकूमत का नेचर है, देखिए ये हम 5th ईयर में आप मतलब कि अब आप आखिरी साल में पार्लियामेंट्री टर्म के, और एक कोलिशन हुकूमत है, तो यकीनन इसके अंदर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलना होता है। अगर आपकी एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट सिंगल पार्टी की हो या आपके चंद कोलिशन पार्टनर्स हों, तो वो डायनामिक फ़र्क होती है। तो ये इसमें मुझे कोई कोताही नहीं है बात कहने में कि इसकी डायनामिक्स फ़र्क होती हैं, उसके फ़वाइद भी हैं, उसकी कुछ आपको चीज़ें
साथ लेके सबको चलना भी होता है। हर चीज़ और हर मामले के अंदर मुशावरत करनी पड़ती है, कभी कभी उसकी वजह से डिस्कशन थोड़ी लंबी होती है जितनी आप चाहते हैं, मगर ये दिस इज़ द नेचर। और इसके अंदर कुछ तो तय होना चाहिए था ना। मैं ये कामरान साहब से भी जानना चाह रही थी कि जब पीडीएम इकट्ठी बैठी इतनी सारी जमातें, तो कुछ तो तय होना चाहिए था कि इन हालात में, क्योंकि मईशत आप लोगों के बकौल उस वक्त हालात बहुत खराब, हम आएंगे तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। वो प्लान ऑफ एक्शन था। नहीं, आपका सवाल था काबीना के साइज के मुताबिक, मैं उसको एड्रेस करा था। देखिए, जहाँ तक प्लान ऑफ एक्शन, तो उस चीज़ के बारे में बड़े वाजे थे और हुकूमत ने एक्सिक्यूट भी किया है। आपने देखा वो सख्त हालात के अंदर, ये तो पीटीआई की हुकूमत, ये सदाकत अब्बासी साहब बातें कर रहे थे, ये लोग तो तुले हुए थे, डिफॉल्ट की तरफ अपने हाथों से धकेल के गए। और जो उसके बाद 3 महीनों बाद जब वापस मुश्किल फैसले करके, कोalition गवर्नमेंट के लिए मुश्किल फैसले थे, लास्ट पॉलिटिकली मुश्किल फैसले थे, और अवाम ने उन फैसलों की कुर्बानी दी है, अवाम ने साथ दिया है। हमने IMF प्रोग्राम जब रिवाइव करने लगे थे, तो ये फिर से चिट्ठियाँ लिख के और IMF को कॉपी करके तुले हुए थे कि वो डिफॉल्ट हो। तो ये तो इस चीज़ को तो आप एक साइड पे कर दें, मगर देखिए जो आपने बात की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा प्रोग्राम रिवाइव हुआ, हम डिफ़ॉल्ट से बचे। और उसके बाद अगस्त के महीने के अंदर आपने देखा कि पहले 2 हफ्ते के अंदर हमारी ये सिचुएशन बन गई थी कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो हैं वो आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा थे। हमारे फंडामेंटल्स मईशत के करंट अकाउंट के हवाले से बेहतर हो गए थे। उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेबिलिटी डॉलर में आएगी, और हमारे मल्टीलैटरल्स और दीगर इदारों से इनफ्लोज, अब मैं उसकी तरफ देखिए, हम यकीनन हम उस टाइम पर तवक्को कर रहे थे कि जो हमने डॉलर का रेट देखा है वो इस सतह पे नहीं होगा जहाँ पे आज है। मगर उसके बाद अगर आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जो हमारे सैलाब का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा है। देखिए, सैलाब की वजह से आपको जो आपने फिजिकल प्लानिंग और करंट अकाउंट प्लानिंग की हुई थी उसको हमें रिवाइज देखना पड़ा है, क्योंकि जो आपकी फ्लड की रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स हैं ये इन्होंने तरजीह ली। आपकी क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, टमाटर की, प्याज की और दीगर और कॉटन क्रॉप जो है वो आपकी डैमेज हुई है, हमें वो अशिया भी इंपोर्ट करनी पड़ी हैं। आप सड़कें रिपेयर कर रहे हैं, आपके टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, हमें बहुत सारी वो चीज़ें अब इंपोर्ट करनी पड़ी हैं, तो आपके फंडामेंटल्स उससे इफेक्ट हुए। मगर हमारी ये इमीडिएट तरजीह है कि ये हमने करना है, और IMF को भी इस चीज़ पे ला रहे हैं। और तो ये चंद अगले 1-2 माह के लिए इमरजेंसी मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह फंडामेंटल्स पे। आप लोगों की हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में कोई बात बाहर से बाद में करता है, पार्टी के अंदर से पहले हो जाती है, तो देखते हैं कि उसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मुकदमात दहशतगर्दी के पंजाब में गवर्नमेंट ने बना दिए यहाँ के वज़रा के हवाले से, और इमरान खान साहब को काफ़ी रियायत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से दफात खत्म करने का हुक्म दिया है। ब्रेक के बाद इस बारे में बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे कुछ जो मुकदमात बनाए गए हैं उसके बारे में। अब्बासी साहब, पहले आपसे, आज आप लोगों ने भी जो एक तो इमरान खान साहब के हवाले से, और हमने भी यहाँ प्रोग्राम में भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, दहशतगर्दी की दफात जो लगाई गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उठा के रद्दी में फेंक दिया। और दूसरी तरफ आप लोग भी लेकिन वही काम कर रहे हैं। आप लोगों ने पंजाब में मुकदमात बना दिए मरियम औरंगजेब पे, मियाँ जावेद साहब पे, और PTV के कुछ स्टाफ मेंबर्स के हवाले से जिनकी तरफ से वो प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर गई थी। बेशक उनकी बात से ना तो कोई, बल्कि उसकी मजम्मत ही आई है हर तरफ से, खुद हुकूमती हलकों में से भी कुछ लोगों ने बात कही है। लेकिन डोंट यू थिंक कि ये टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट? आप लोगों को दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा नहीं, और अब हम सुन रहे हैं कि ताहिर अशरफी साहब को भी हटा दिया गया उनके ओहदे से, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बातचीत जो है उन्होंने इनकार किया था कि उसको आगे नहीं लेकर बढ़ेंगे जो आप लोगों ने दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हैं। अच्छा, अब साहब कुछ 1-2 बातें जो आपने पिछले दोनों मेरे भाइयों से की, ये आपने सवाल इनसे पूछा नहीं, ये तो मुल्क बचाने आए थे, मुल्क की मईशत ठीक करने आए थे, और मुल्क सैलाब में डूबा है, और आप सुबह शाम वजीर बढ़ाई जा रहे हैं, और ये नहीं, कौम को महंगाई में आपने क्रश कर दिया। 75 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई अब हुई है, और आपको एहसास ही कोई नहीं है कि आपने 72 लोगों को वजीर बना दिया। ये तो आप मुल्क बचाने आए थे, और कामरान साहब कह रहे हैं कि जी गले पड़ा। भाई गले नहीं पड़ा, आपने लोटों और वोटों के जरिए पता नहीं किस किस मुल्क की और किस किस जगह की साजिश के बाद आपने ये हुकूमत ली थी कि आप महंगाई कम करेंगे और मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। तो आज आपने हाथ खड़े कर दिए ये कह के कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, वजीर आजम का इस्तेकाक है। यार इस्तेकाक वजीर आजम के को घर का माल है, हमारे इस मुल्क का माल है, इस मुल्क के पैसे हैं। अब दूसरी बात ये कि देखें जो कुछ वो भाई साहब, इसका मुझे वही जवाब मिला था इनसे, मुझे भी बिलाल कियानी साहब से इनका वही जवाब मिला था जो आपकी हुकूमत जाने वाली थी, और इत्तेहादियों का सवाल हम करते थे तो आपसे भी हम यही पूछते थे कि जिनको आप लोग कहते थे कि ये पंजाब के डाकू हैं उनको भी आपने इत्तेहादी बनाया था, फिर जिनको आप कहते थे दहशतगर्द पार्टी हैं और आपको उनके तहफ़्फ़ुज़ात को इनकॉर्पोरेट भी अपनी हुकूमत में करना पड़ा, तो वो भी कहते हैं हम इत्तेहादी हुकूमत है इसलिए हमें काबीना बढ़ानी पड़ी है। बहरहाल आप आगे बात कर सकते हैं। अब हम भी इत्तेहादी हुकूमत है, पंजाब में मुआवजा करें, हमारे भी हम बहुत बड़ा सूबा है,
सबसे बड़ा ईवान है पंजाब का। ये तो नहीं कि जिसको उठना बैठना नहीं आता उसको आप वजीर बना दें, खुश करते रहे मुल्क के पैसों पे। और ये कौन सा इंसाफ है कि वो आधी आबादी आपकी डूबी हुई है और इमरान खान चंदे मांग रहा है और आप मुल्क को लूट रहे हैं बैठ के 72 वजीरों के जरिए। ऊपर से आपका जवाब हमने रेस भी कर लिया। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हुए जी आप अपनी बात ही बताइएगा। मौलाना साहब को क्यों हटा दिया, मौलाना ताहिर अशरफी साहब को? तो विफाक सवाल का जवाब सुने पहले कि जो इमरान खान साहब के साथ किया था, एक तकरीर पे दहशतगर्दी का पर्चा, इन पर शर्मिंदगी हुई थी। जो मियां जावेद लतीफ़ ने किया, मुझे बताएं, आप खुद बड़ी इसकी हामी हैं। एक बंदा उठ के इमरान खान को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाता है और खुदा न खास्ता कोई भी आदमी इस तशद्दुद का कोई इस चीज़ पे कोई तशद्दुद कर सकता है, इमरान खान पे हमला हो सकता है। हमने कोई उन पे दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कटाया, लेकिन तौहीन मज़हब जो पीटीवी पे चली है और इन दोनों ने बयान दिया है ताकि इनके पास और तो कुछ है नहीं, यानी तौहीन मज़हब करना आज के दौर में वफाकी वजीर का कौमी टेलीविजन पे ये आइन और कानून के साथ मजाक है। बिल्कुल मुकदमा हुआ है और ये मुकदमे की आप कोई मजम्मत नहीं करेगा। सब समझते हैं कि उनके एक्ट की मजम्मत की गई है, जबकि इमरान खान पे जो पर्चा था वो इमरान खान के बयान पे दहशतगर्दी जो दुनिया में एक टेररिज्म का एक पूरा एक फिनोमेना है। आप किसी की तकरीर करने पे उस पर कोई पर्चा काट देते हैं। इमरान खान पे मेरे पे पर्चे कटे हुए हैं 3, ठीक है। अगर उन्होंने तकरीर करने पे किया तो यहाँ पे भी तो तकरीर हुई। अब्बासी साहब, हमने बड़ी तनकीद की अपने प्रोग्राम में। अभी तो आप रवानी में पता नहीं क्या कह गए, लेकिन हमने पिछले 3-4 प्रोग्राम्स इसी मौजू के ऊपर किए हैं, बल्कि एक खास प्रोग्राम भी किया कि मजहबी जज्बात का इस्तेमाल नई सियासत में किया जाना चाहिए। और मियां जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल गलत थी, लेकिन आप लोगों ने भी तो दहशतगर्दी की दफात कटा दी, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दी। मेरी बात सुने, आपने मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, आपका शुक्रिया। कानून अपना किरदार अदा करेगा और मैं समझता हूँ इस काम पे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये बैठ के फतवे दूसरों को काफिर के और दूसरों को कादियानी के और यहूदी के फतवे देने वाले जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो उनको कम से कम कानून के कटहरे में वो आएंगे। और अगर उन्होंने वो जुर्म नहीं किया तो कोई सजा नहीं होगी। अब वो तो वैसे ही जिम्मेदार लोग हैं। किसी एक आम आदमी का, एक ऑपोजिशन लीडर का ये बात करना और एक वफाकी वजीर का बैठ के एक बड़े ये बात आपकी सही है कि विफाक के और सरकारी टीवी पे बैठ के काबिल माफी नहीं है। सेनेटर कामरान साहब, मौलाना साहब की इस बात के आप क्या कर रहे हैं? आप तशद्दुद को परवान चढ़ा रहे हैं और मैं कामरान साहब की तरफ लेके जाऊंगी बात को। भाई साहब ठीक है, आप कामरान साहब, मौलाना साहब के ऊपर तनकीद होती थी कि वो कई अरसे से इमरान खान के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो उसमें उनको यहूदी एजेंट और इस किस्म की बातें कहते थे और लोग कहते हैं उसको सियासी रखना चाहिए। लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत के पास कुछ ज़्यादा है नहीं इमरान खान के ऊपर तनकीद करने के लिए, इसलिए इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि वो मुसलमान है या नहीं, और उसके लिए स्टेट टीवी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि उनकी पॉलिसी और उनके दौर में जो उनके पॉलिसी और तरीक़ाकार रहा उसके ऊपर तनकीद करने के लिए वाफिर चीज़ें मौजूद हैं। इमरान खान के खिलाफ एक एविडेंस आ रही थी, उससे कनेक्टेड जो है ना, वो कनेक्टेड एविडेंस ये थी कि जाके शादी उनमें की, बच्चे उनमें पाल रहा है। तो ये एविडेंस जो है ना, ये कनेक्ट कर रही थी जो कुछ उनके हवाले से कहा जा रहा था। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो अगर नहीं है यहूदी एजेंट, बता दें कि वो यहूदी एजेंट नहीं है या उनके एजेंडे पे नहीं है, तो बता दें कि वो उनके एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। इस मुल्क में जो है ना, वो नाम रियासत मदीना का लेते रहे और हरकतें जो है ना वो रियासत मदीना से, नबी करीम से पहले वाले ज़माने की रियासत मदीना की वाली करते रहे। तो इसलिए ये तनकीद होती है, वो मज़हब का नाम ले मदीना का, और फिर ये हरकतें ना करें तो उनके हवाले से शायद कोई ये ना कहता। मगर जब वो एक प्लान के तहत जो ना मदीना को जो है ना वो खराब करने की कोशिश करते हैं, इस नाम को तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर उसके बाद ये कैसे साबित हो सकता है सेनेटर साहब कि वो साजिश के तहत, किसी यहूदी एजेंडे के तहत वो ये बात करते थे? देखिए, इसमें बहुत बड़े जो है ना दो लोगों की जो है ना, ये मौलाना साहब तो कह लेना आप सियासी हैं, मगर बहुत बड़े लोगों का जो है ना उनकी राय है, हकीम सईद साहब की और डॉक्टर इसरार साहब की। और वो अगर चाहती हैं तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। मौलाना साहब के बारे में आप चलो कह सकती हैं कि वो सियासी तौर पे जो ना उनको चूँकि मुखालिफ है, तो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं ना कि सियासी तौर पर मुखालफत में इस हद तक नहीं जाते हम। मगर जो ना डॉक्टर इसरार का तो कोई सियासी एजेंडा नहीं था ना, या हकीम सईद साहब का जो है कोई सियासी एजेंडा नहीं था, तो वो क्यों कहा करते थे? कभी उसको रिस्पॉन्ड किया इन्होंने पीटीआई ने? कभी उसके अगेंस्ट कोई चीज़ लेके आए कि नहीं जी उनकी भी कोई बदनीयत थी? तो कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ है जिसको ये खराब कर रहा है कौम के सामने। अब्बासी साहब, अगर
आपसे इजाजत से अगर भाई साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहें आप। देखें मेरी बात सुने, ये कोई मुल्ला जो दुनिया में नहीं कर सका ना, दुनिया का कोई भी मुल्ला, वो इमरान खान ने नबी पाक के हुर्मत पे किया और इस्लामोफोबिया पे आज इमरान खान का नाम दुनिया इस्लाम में जो है वो एक अच्छे लीडर के तौर पे जाना जाएगा कि अब 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है। बाकी इमरान खान मक्का मदीना में जो नंगे पाँव जाते हैं, और ये तो जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि खान साहब को थोड़ा मोहतात रहना चाहिए जब वो फिल्म की बात करते हैं, मजहब के बारे में परमिट लेने वाले। देखें, एक मौलवी जो डीजल के परमिट पे बिक जाए, उसकी क्या हैसियत है कि वो दूसरे को फतवा दे, किसी को यहूदी का और ऊपर से कामरान साहब आप कह रहे हैं कि वजाहत करें। आपकी हैसियत क्या कि आपको वजाहत करें? आप होते कौन है? आपकी अपनी औकात क्या है कि आपके सामने वजाहत करें कि यहूदी है कि नहीं है? यहूदी कहने वाला खुद यहूदी है, और मैं कहता हूँ लख लानत है ऐसी बात करने वालों पे जो इमरान खान को यहूदी कहते हैं। मैं अब्बास साहब खुसूसी तौर पे ब्रेक के बाद आपसे जानना चाहूंगी कि ये आपकी बात, आपका गुस्सा एक तरफ है आपकी पार्टी कायद के बारे में अगर कुछ कहा जाए, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब उनको सपोर्ट करने वालों को ये भी कह चुके हैं कि कब्र में आपसे हिसाब होगा कि आपने इमरान खान को क्यों नहीं सपोर्ट किया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं कह रहा हूं कि देखें, और इमरान खान पे सियासी इल्जामात लगाएं। आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप एक आदमी के मजहब के बारे में उसको यहूदी कहते हैं इसलिए कि उनकी वहां शादी हुई? आपको शर्म आनी चाहिए। उस खातून ने इस्लाम कबूल किया था और वो अपने आप को मुसलमान कहती थी, और आपके पास फतवा देने का क्या इख्तियार है? आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कैसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के? एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। सेनेटर साहब इस बात का जरूर उनसे हम रिस्पॉन्स लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। बिलाल कियानी साहब, आप एक बात कहिएगा जो हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है कुछ दिन से, और अब पंजाब हुकूमत ने मुकदमात भी करा दिए मरियम औरंगजेब और मियाँ जावेद और दीगर के खिलाफ। तो इनका ये दलील इनकी है कि जो बातें मियाँ जावेद साहब ने उस दिन की हैं इमरान खान से मंसूब करके, उससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्या हुकूमत ने अब ये तय कर लिया है कि ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल होगा, जिसकी सरपरस्ती डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि लीडरशिप कर रही है पार्टी की? देखिए, मैं आपसे एक जनरल बात करूंगा कि देखें, एक तो इमरान खान साहब ने मज़हब को इस्तेमाल करना अपनी तकरीर का, अपनी सियासत का एक मरकज़ बना दिया। एक तो मुस्लिम लीग नून से और नवाज शरीफ साहब से नफ़रत, उनकी वीडियोस चलाना, ये वो बातें, ये इनका एक वतीरा है। दूसरा इनका ये है कि मज़हब को इस्तेमाल करके, और रिसेंटली बहुत ही ख़तरनाक मिसालें देने लग गए हैं, जिससे यकीनन फिर आप ऐसे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और प्रोवोक करते हैं लोगों को। तो अव्वल तो अगर इमरान खान साहब वाकई अपने आप को समझते हैं कि वो जेन्युइन कोई साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, या वो एक किसी मेन जमात के इस मुल्क के लीडर हैं, जो मेरा नहीं ख्याल ये जमात है, एक फ्लैश इन द पैन है, स्टिल अगर वो अपने आप को समझते हैं तो उनको यकीनन इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। मगर गुरेज तो करने के बजाय उन्होंने इस चीज़ को, मुझे लगता है कि हर तकरीर का उनका ये मरकज़ बन गया, और ये बार बार ये बहुत ही ख़तरनाक बातें करें। हैविंग सेड दैट, मेरे नज़दीक यकीनन आई थिंक हमें ये मज़हब के मामलात के ऊपर बड़ी ध्यान से और बड़ी एहतियात से बात करनी चाहिए। हमें सियासत पे, अवामी इश्यूज़ पे और इन चीज़ों पे रहना चाहिए, और हमें सबको मुश्तरका तौर पे बड़ा केयरफुली जो बात सुनने को मिलती है इंडिविजुअल ख्यालात ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त ये नजर आ रही है। क्योंकि मियाँ जावेद साहब ने जो बात की वो बहुत खतरनाक थी, और स्टेट टीवी के ऊपर बैठ कर उन्होंने बात, देखिए, मुझे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की, मेरा ख्याल है वो उन्होंने बात की, और ये इस तरह तो वो एक अक्सर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो हमने आज तक स्टेट टीवी के ऊपर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसमें सवाल ये वफाकी वजीर उठाए कि हमारा ओपोनेंट जो है, सियासी जो रहनुमा है, क्या वो मुसलमान है, और ऐसे शख्स जो मुसलमान ही नहीं उसको क्या आप वोट देंगे? ये लिखा हुआ था। मैं आपसे फिर से ये कहूँगा कि देखिए, मेरी दीगर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ख्वाह वो पीटीआई के हों या पीएमएलएन के हों, तो जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, दे डोंट नेसेसरली नो वो क्या बात करेंगे। और दूसरी बात, मैं फिर से अपनी ज़ाती तौर पे भी, दीज आर माई ओन व्यूज़ एज़ वेल, कि हमें मुश्तरका तौर पे सबको मिल मिला के, जमात हों अदरवाइज़ हों, हमें बड़ा केयरफुली इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, और मज़हब को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डिस्कोर्स में इस तरीके से वेपनाइज ना करें और इस्तेमाल ना करें। खान साहब के तौर पे हमें नजर आएगा कि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए अब आगे जाके। देखिए, मैं तो आपके सामने, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई पॉलिसी है जी हमारी। हाँ जी, सेनेटर कामरान साहब, इस बात को आप अगर क्लोज करें, क्या मुसलमान कौन है या नहीं है, बाकी बैकग्राउंड में आप लोगों के किसके बारे में डॉक्टर
इसरार साहब के क्या ख्यालात थे या दीगर के माजी में, वो मुख्तलिफ रहे हैं सबके बारे में। पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ामात लगते रहे, नून के हवाले से भी तनकीद रही, लेकिन ये तय करने वाला कोई शख्स नहीं होता कि कौन अच्छा मुसलमान है कौन नहीं। इस पर तो आप मानते हैं ना इस बात को कामरान साहब? पूरे मुसलमान का मसला पे नहीं है। बात यह है कि वो जो वाज़े तौर पे एक एविडेंस है जिसको देखा जा सकता है कि एक औरत जो पहले उसने इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद उसने इस्लाम शायद तर्क कर दिया और आपके बच्चे वहाँ पे उसके पास रहते हैं, वो 2 बच्चे भी जो उससे हैं और एक और भी जो किसी और से है, और वो बच्चे जो है ना उसके पास रहते हैं, और फिर आप जो है ना मज़ारों पे जाके माथे टेकते हैं। तो ये जो है ना ये लीड करते हैं, जब अगर इस्लाम के हवाले से जब बात करेंगे, आप खुद भी करेंगे और आपके मुखालफिन भी करेंगे, तो वो इन चीज़ों को फिर डिस्कस करेंगे। फिर आप रियासत मदीना की बात ना करें। एक तरफ तो आप अपने बच्चे जो है ना वो किसी के पास जो है ना वो रखते हैं जिसका जो है ना वो माजी और हाल का जो है ना वो उसके बारे में कोई ऐसी कोई सर्टेनिटी के साथ कोई बात नहीं कह सकता, मगर वो उसका एक माजी बहरहाल मौजूद है कि वो जो है ना उसका एक अपना मजहब है, और वो लोग कहते हैं कि वो फिर उस मजहब पे चली गई हैं। तो फिर लोग उस बारे में अगर कोई बात करेंगे तो फिर उसको जो है ना बर्दाश्त ये तो कीजिए। और आप खुद जब मिज़ारों पे ये तो माथे टेकते हैं तो उनके माजी से रिलेटेड बात है सेनेटर साहब। मैं तो गिर गया था, या मैं मुझे जरा मौका दीजिएगा। तो वो जब इस तरह की बातें, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चले लेकिन देखें ये तो जो मज़ारों के हवाले से और फिरका परस्ती के हवाले से बात है, मैं आपको 10 उलमा की ऐसे बता सकता हूँ जो मौलाना फजल रहमान को काफिर कहते हैं। तो ये तो बात बड़ी 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 लो लेवल की डिस्कशन है कि आप एक फिरका और एक किसी एक मकतबा फ़िक्र के मौलवी की बात दूसरे पे लगा दें। तो मैं समझता हूँ कि मैं आई कंडेम जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और जो ख़ानदान के बारे में और उनके बच्चों के बारे में बातें की हैं, ऐसी मैं 10 तरह की बातें मौलाना के घर के बारे में या किसी और के घर के बारे में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अखलाकियात इजाज़त नहीं देती। आपकी अखलाकियात और आपका सोच आपको मुबारक हो, लेकिन भाई साहब एक लाइन में कहे, क्या खान साहब को मोहतात रहना चाहिए? आपकी बात एस्टेब्लिश हो गई, बिल्कुल। क्या खान साहब अगर मजहब की बात, अगर मजहब की मिसाल देनी है, हिस्टोरिकल मिसालें देनी है, बिल्कुल हम देंगे, बार बार देंगे। मदीना की रियासत का हम नकल करेंगे, लेकिन हम ना मौलाना फजल रहमान को यहूदी कहेंगे और मौलाना फजल रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा डीजल के परमिट पे बिक जाता है, और जो कल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ फतवे देता था और आज वजारत मिलने पे उनके साथ हो गया, मेरा ख्याल है ये बातें गलत हैं। आपकी बात से ये लगता है कि फिर आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम दोनों तरफ से यही देखेंगे कि मजहबी जमात की बुनियाद पर बातें की जाएंगी। जो गुफ्तगू हुई है सेनेटर कामरान मुर्सा साहब की और साकित अली बाज साहब की, उससे यही अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल कियानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।